भौम जल, ग्राउंड वाटर। बच्चों जैसे कि हम जानते हैं भूमिगत जो जल है या भूमि में पाए जाने वाला जल है वो ऊपर से ही अधिकांशतः ऊपर से ही जाता है, रिस करके जाता है। जब चट्टानें पारगम्य, कम सघन, अत्यधिक जोड़ों या संधियों, दरारों वाली हो तो धरातलीय जल का अंतःस्त्रवण आसानी से होता है। जैसा कि हम जानते हैं यदि ऊपर जो चट्टानें उपस्थित है वो पारगम्य हो, कम सघन हो, अत्यधिक जोड़ों संधियां युक्त हो तो ऊपर का पानी नीचे भूमिगत जल के रूप में प्राप्त होता है। लंबवत गहराई पर जाने के बाद जब धरातल के नीचे चट्टानों की संधियों, छिद्रों व संस्तरण तल से होकर क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर प्रवाह ही चट्टानों के अपरदन का कारण बनती है। अंदर जो पानी जाता है वो ही चट्टानों के अपरदन का कारण बनता है। भूमिगत जल का कार्य सभी प्रकार की चट्टानों में नहीं देखा जा सकता, लेकिन ऐसी चट्टानें जैसे चूना पत्थर या डोलामाइट जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है उनमें धरातलीय व भौमजल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, अब रासायनिक प्रक्रिया कौन सी हो सकती है, घोलीकरण या अवक्षेपण, अनेक स्थल रूपों को विकसित करते हैं। ये दो प्रक्रियाएं घोलीकरण व अवक्षेपण या तो चूना पत्थर व डोलामाइट चट्टानों में अलग से या अन्य चट्टानों के साथ अंतर संस्तरित पाई जाती है। किसी भी चूना पत्थर या लाइमस्टोन या डोलामाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौमजल द्वारा घुलन प्रक्रिया या उसके निक्षेपण प्रक्रिया से बने ऐसे स्थल रूपों को कास्ट स्थलाकृतियां का नाम दिया गया है। बच्चों यहां पर देखने वाली बात यह है कि चूना पत्थर या डोलामाइट जहां पर कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है, जिन क्षेत्रों का, जिन चट्टानों का निर्माण चूना पत्थर या डोलामाइट से हुआ है वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है और CO2 जब जल की अधिकता होती है, जब जल उनमें घुल जाता है तो CO2 निकलती है और उसके पश्चात विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है जिसे हम कास्ट स्थलाकृतियों का नाम दिया। यह नाम एडियाट्रिक सागर के साथ बाल्कन कास्ट क्षेत्र में उपस्थित लाइमस्टोन चट्टानों पर उपस्थित विकसित स्थलाकृतियों पर आधारित है, जो कि कहां पर है, पूर्व यूगोस्लोवाकिया था वहां पर स्थित है, एड्रियाटिक सागर में, यूरोप में। ठीक है, तो हम वहां पर देखेंगे कि किस प्रकार की चीजों का निर्माण हुआ और यह है बच्चों लगभग समूचे विश्व में इस प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती है। लेकिन नामकरण हमें कहां से मिला, एडियाट्रिक सागर के पास में स्थित जो बाल्कन कास्ट क्षेत्र है, पूर्व यूगोस्लोवाकिया, उसके पश्चात यूगोस्लोवाकिया के टुकड़े हो गए थे, इसलिए हमें पूर्व यूगोस्लोवाकिया नाम कहते हैं। उस क्षेत्र में जो लाइमस्टोन के जो चट्टानें हैं उनके नाम के आधार पर हमने इसे कास्ट स्थलाकृतियां या कास्ट टोपोग्राफी का नाम हमने इसको दिया। अपर्दित स्थल रूप कौन कौन से होंगे यहां पर बच्चों? अपर्दित स्थल रूप जैसे बच्चों हमने नदी निर्मित जो स्थलाकृतियां थी वहां पर देखा था कि किस प्रकार से समप्राय मैदान या पेनी प्लेन का विकास हुआ था, उसी प्रकार से यहां अपर्दित स्थल रूपों में जब कास्ट स्थलाकृतियां देखते हैं तो लेपीज एक मुख्य स्थलाकृतियां पाई जाती है। घुलन क्रिया के फलस्वरूप ऊपरी सतह पर अत्यधिक उबड़ खाबड़ तथा असमान हो जाती है। इस तरीके की स्थलाकृतियों को लेपीज कहते हैं। ये मुख्य स्थलाकृतियां हैं इन क्षेत्रों की। ठीक है बच्चों, तो लेपीज यहां पर पाई जाती है इस क्षेत्र की। ऊपरी धरातल से बच्चों नीचे इस प्रकार की क्रियाएं होती है, ऊपरी नहीं होती, लेकिन जब नीचे बीच यहां पर भूमिगत जल में इस प्रकार का कार्य जब चल रहा होता है तो ऊपरी स्थल भी इससे प्रभावित होता है और वो भी नीचे आकर के गिर जाता है अनेक स्थितियों में। अब यहां पर हम जब देखते हैं अपर्दित स्थल रूपों में तो पहला है घोल रंध्र। घोल रंध्र जैसे कि हम यहां पर चित्र में भी देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां, घोल रंध्र, विलियन छिद्र, डोलाइन, युवाला और पोल्जी। यहां पर जो पोल्जे है या सबसे बड़ा या फिर सर्वाधिक अपर्दित क्षेत्र होता है। घोल रंध्र चूने की चट्टान वाले प्रदेशों में ऊपरी सतह पर जब वर्षा का जल आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलकर वह सक्रिय घोलक बन जाता है। चूने की, जैसे कि हमने देखा, चूने की चट्टानों में ऊपरी सतह पर जब वर्षा का जल आता है, जैसे कि हम यहां देख सकते हैं, ये चित्र है, इसमें जब ऊपर से वर्षा का जल आया तो वर्षा का जल आने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलकर के वो सक्रिय कार्य करेगा। यहां पर ये पूरी चीजें रासायनिक क्रियाओं के द्वारा होती है। ठीक है बच्चों, रासायनिक क्रिया यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
चट्टान के संधियों में जल प्रविष्ट होकर उसके घुलनशील तत्वों को घुलाकर निकाल लेता है। चट्टान की जो संधियां थी उसमें ये जल प्रविष्ट होकर के उसके घुलनशील तत्वों को घुला करके, जो चट्टान जो लाइमस्टोन थी, ठीक है, उसमें घुल करके, पानी उसमें घुल करके रासायनिक क्रिया करके घोलक बन जाता है, घोलक का काम करता है। और इस घुलन क्रिया के कारण संधियों का विस्तार हो जाने से असंख्य छिद्रों का विकास हो जाता है। छोटे छोटे छिद्रों को घोल रंध्र कहा जाता है। इन छोटे छोटे छिद्र बनते हैं। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्थल था, पूरा स्थल था, और स्थल के पश्चात जब जल ऊपर से वर्षा के रूप में हमें जल प्राप्त हुआ, जल फिर अंदर संधियों के द्वारा, ठीक है, अंदर गया बच्चों। अंदर जाने के बाद वो वहां की चट्टानें किस प्रकार की थी? कैल्शियम कार्बोनेट युक्त चट्टानें थी। कैल्शियम कार्बोनेट युक्त चट्टानें होने के कारण जल और वहां पर उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसके साथ क्रिया करके एक घोलक का कार्य किया। रासायनिक क्रिया हुई, घोलक का कार्य किया, और घोलक का कार्य करने के पश्चात वो रंध्र बड़ा होता गया और उसे घोल रंध्र का नाम दिया गया। ठीक है बच्चों, वास्तव में घोल रंध्र चूने की चट्टान की ऊपरी सतह पर निर्मित खड्डे होते हैं। जैसे कि हमने बताया, चूने की चट्टानों के ऊपर स्थित एक छोटे खड्डे होते हैं। इसके पश्चात देखेंगे, जब घोल रंध्र का विस्तार हो जाते हैं तो विलयन छिद्र कहलाते हैं। बड़े जो घोल रंध्र होते हैं उसे विलयन छिद्र कहते हैं। ध्वस्त घोल रंध्रों को डोलाइन कहते हैं। डोलाइन में जल का संचयन हो जाने से छोटी छोटी झीलों का निर्माण हो जाता है। इन झीलों को कास्ट झील कहते हैं। इस तरीके से यहां पर चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं बच्चों कि घोल रंध्र जब बड़े हो जाते हैं तो इसे विलयन छिद्र कहते हैं। और विलयन छिद्र जब टूट करके गिर जाते हैं, और ज्यादा जब बड़े हो जाते हैं और टूट करके गिर जाते हैं, तो यहां पर ये देख सकते हैं कि डोलाइन जैसी चीज का निर्माण हुआ है। यहां डोलाइन बन चुके हैं। ठीक है, और डोलाइन में जब पानी भर जाता है, क्योंकि बच्चों ये खड्डा हो गया, बड़ा एक गर्त हो गया, इसमें जब पानी भर जाता है तो एक झील का निर्माण होता है, और उस झील को क्या कहते हैं? कास्ट झील कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जब डोलाइन की ऊपरी सतह के ध्वस्त हो जाने से वृहद छिद्र का निर्माण होता है, तथा जब उसका ऊपरी भाग खुला होता है तो उसे कास्ट खिड़की कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा भूमिगत जल प्रवाह अन्य स्थल रूप नजर आते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जब डोलाइन की ऊपरी सतह भी ध्वस्त हो जाती है, ठीक है, ऊपरी सतह भी ध्वस्त हो जाती है, तो एक बड़ा छिद्र दिखाई देता है जिससे कि हम उसके अंदर देख सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? कास्ट खिड़की कहते हैं। कास्ट खिड़की क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके द्वारा हम भूमिगत जल प्रवाह जो नीचे अंदर हो रहा है और दूसरी प्रकार की जो स्थल रूप है उसे आसानी से देख सकते हैं। इसे हम कास्ट खिड़की भी कहते हैं। इसके बाद है युवाला। बच्चों, युवाला जैसे कि मैंने बताया था, निरंतर घोलीकरण के फलस्वरूप कई डोलाइन मिलकर एक वृत्ताकार गर्त का निर्माण करते हैं। इस विस्तृत गर्त को युवाला कहते हैं। बड़ा खड्डा हो जाता है, ठीक है, कई डोलाइन मिल करके युवाला का निर्माण करते हैं। और युवाला जब और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है बच्चों, और ज्यादा बड़ा हो जाता है युवाला, तो उसे पोलिये या पोलजे कहते हैं। युवाला से भी अधिक विस्तृत गर्त को पोलिये या पोलजे कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर पोलिये या पोलजे सबसे बड़ा खड्डा या गर्त होगा। कंदराय, नेक्स्ट है कंदराय। जैसे कि हम जानते हैं गुफा या कंदराय क्या होती है? जैसे कंदराय ऊपरी सतह के नीचे एक रिक्त स्थान के रूप में होती है। ऊपरी सतह तो है यहां पर ऊपरी सतह तो है, लेकिन यहां पर एक रिक्त स्थान पाए जाते हैं जिसे हमने कंदराय या गुफा का नाम दिया। अब आता है बच्चों निक्षेपित स्थल रूप। पहले हमने देखा कि किस प्रकार से अपर्दनात्मक स्थल रूप कौन कौन से होंगे, और यहां पर हम देखेंगे निक्षेपित स्थल रूप जो कि काष्ठ स्थलाकृतियों में पाए जाते हैं, वो कौन कौन से होंगे। जब कैल्शियम कार्बोनेट में घुला हुआ जल का वाष्पीकरण होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण हो जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, यहां पर हम जान सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पानी, ठीक है, और प्लस CO2, ये जब तीनों चीजें मिलती है तब जाकर के उसका अपर्दन होता है। अपर्दित जब कोई चीज हो जाती है वहां से, उसके पश्चात जब पानी
या जल यहां से वाष्पीकृत हो जाता है, तो जहां पर केवल कैल्शियम कार्बोनेट बचता है, जहां पर निक्षेपित होकर के उसे हम कहते हैं निक्षेपित, कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण हो जाना, और उसी से निक्षेपित स्थल रूप का निर्माण होता है। शुष्क कंदराओं में टपकते जल के चूनायुक्त निक्षेप को ड्रिप स्टोन कहते हैं। अब ड्रिप स्टोन क्या होता है? जो टपकते हैं, ठीक है, जहां पर जो कैल्शियम कार्बोनेट युक्त जो जल टपकते हैं, और टपकने के पश्चात यहां पर माना कि बच्चों इसको इस तरीके से देख लेते हैं, यहां पर यदि कोई कैल्शियम कार्बोनेट युक्त टपक रहा है, ठीक है, यहां पर टपक रहा है, और यहां पर इस जल का वाष्पीकरण हो जाता है, तो केवल कैल्शियम कार्बोनेट ही हमारे सामने यहां पर होगा, और वो यहां पर निक्षेपित हो जाएगा, और निक्षेपित होने के पश्चात जो ये गिरता है, तो इसे कहते हैं ड्रिप स्टोन। ठीक है बच्चों, यहां पर इस चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि जब ड्रिप स्टोन गिरते हैं, जब बच्चों ड्रिप स्टोन गिरते हैं, तो विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा यहां पर स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्टाइट है, स्टेलेक्टाइट जैसे कि ऊपर से जो गिर रहे होते हैं, यहां पर ये दिख रहे हैं हमें, स्टेलेक्टाइट दिख रहे हैं हमें, ऊपर से जो टपक रहे होते हैं उनकी स्थलाकृतियां स्टेलेक्टाइट होती है। लेकिन नीचे से जो होती है, नीचे से बच्चों जो निकल रहा होता है, उसे हम स्टेलेग्माइट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये इस प्रकार की दिखाई दे रही है। तो ऊपर से टपकने वाली जो स्थलाकृति है उसे स्टेलेक्टाइट, और नीचे से उठी हुई स्थलाकृतियों को स्टेगलेग्माइट कहते हैं। और जब दोनों मिल जाती है बच्चों, जब दोनों आपस में स्थलाकृतियां स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट दोनों जब मिल जाती है, तो उसे हम स्तंभ का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर हमें दिख रहा है, जैसे कि यहां पर विलयन छिद्र हमें दिखा, यहां पर विलयन छिद्र, छोटे छोटे विलयन छिद्र हुए। ठीक है, फिर यहां पर विलयन छिद्र हमें यहां पर दिखा, और ये पूरा चूना पत्थर का चट्टान है। ठीक है, इसके बाद कई बार यहां पर जो ब्लॉक हैं वो धंस जाते हैं, नीचे गिर जाती हैं, यहां पर कंदराएं बनी हुई हैं, ये पूरी कंदरा बनी हुई है, यहां पर दोनों जब मिल जाती है तो इसे संयुक्त स्टेलेग्माइट भी कहते हैं। ठीक है, और अलग अलग प्रकार की चीजों का यहां पर निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, कंदरा के छत से लटकते स्तंभाकार ड्रिप स्टोन को स्टेलेक्टाइट, और कंदरा के फर्श से ऊपर की ओर बढ़ते ड्रिप स्टोन को स्टेलेग्माइट कहते हैं। ऊपर से टपकते हुए जो ड्रिप स्टोन है उनको स्टेलेक्टाइट बोलते हैं, और नीचे से ऊपर उठे हुए इनको स्टेलेग्माइट बोलते हैं। इसका हमें ध्यान रखना है, यह क्वेश्चन हमेशा 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। और स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेग्माइट के मिलने से स्तंभ तथा कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो एक संरचना बनती है जिसे स्तंभ या कंदरा स्तंभ का नाम भी दिया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमें याद रहेगा कि ऊपर से लटकने वाला जो ड्रिप स्टोन है, मानचित्र में दोबारा दे सकते हैं, ऊपर से लटकने वाले जो ड्रिप स्टोन है इन्हें हम स्टेलेक्टाइट कहा, लेकिन नीचे से आने वाले जो ड्रिप स्टोन है उसे हमने स्टेलेग्माइट कहा। स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, और दोनों जब मिल जाते हैं बच्चों यहाँ पर, तो एक स्तंभ का निर्माण होता है जिसे हमने स्तंभ का नाम दिया या कंदरा स्तंभ का नाम दिया। ठीक है बच्चों, ये हमारी इस तरीके की स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ। इसके पश्चात है हम देखेंगे कि किस प्रकार से काष्ठ अपर्दन चक्र किस प्रकार से एक समूचे धरातल को समाप्त कर सकता है। यहां पर हम देख सकते हैं कि यह धरातल बिल्कुल सही था, लेकिन इस धरातल में किस प्रकार की चट्टानें थी? कैल्शियम कार्बोनेट युक्त चट्टानें थी, चूना पत्थर या लाइमस्टोन हो सकता है। उस प्रकार की चट्टानों पे धीरे धीरे जब जल गिरने के पश्चात रासायनिक प्रतिक्रिया हुई बच्चों। रासायनिक प्रतिक्रिया होने के पश्चात वो नीचे से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ, और कुछ समय पश्चात वो ऊपर से धंस जाता है, गिर जाता है, और गिरने के पश्चात ये देखो किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण कर सकता है, और आखिर में जाकर के यह इस तरीके से बन जाता है। मतलब
काष्ठ अपर्दन चक्र में किस तरीके से एक व्यवस्थित जो मैदान था, व्यवस्थित जो स्थलाकृति थी, व्यवस्थित जो क्षेत्र था, वो किस प्रकार से ध्वस्त होते हुए अपनी अंतिम अवस्था को प्राप्त करता है। और ये किस कारण से करता है बच्चों? ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। इसके अंतर्गत जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का जल के द्वारा अभिक्रिया करके और CO2 मिलकर के वो रासायनिक अभिक्रिया करता है और जिससे घोलक का कार्य करता है, और घोलक के कार्य करने के पश्चात वो एक जगह से दूसरी जगह की स्थलाकृतियां अपरदन या निक्षेपित कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आज की क्लास में हमने देखा बच्चों काष्ठ स्थलाकृतियां। अगली क्लास में हम दूसरे प्रकार के भू आकृतियां संबंधित जो कारक हैं उसके अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।